मेरा नाम आरोही है। मेरा रिश्ता विशु से सिर्फ इस बात पर तय किया गया कि परदेश में अच्छा कमाता है, इस वजह से इतनी छानबीन भी नहीं की। मेरे भाई भाभी ने बस अपने सर का बोझ जितना जल्दी हो सका उतारना जरूरी समझा। मैं अपनी भाभी को कुछ खास पसंद नहीं थी, बल्कि यूं कहे कि मैं उन्हें अच्छी खासी नौकरानी मिली हुई थी, लेकिन मैं उन्हें घर में बर्दाश्त नहीं थी। मेरे लिए पहला रिश्ता विशु का आया तो भाभी ने भाई पर दबाव डाला कि बस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। मेरा पति शादी के फौरन बाद परदेश चला गया। शादी हुई तो कुछ देर के बाद विदाई करने को कहा कि आज ही दूल्हे की फ्लाइट है, उसे परदेश जाना है। जल्दी जल्दी जैसे तैसे विदाई की गई। घर आकर मुझे कमरे में बैठाकर सब तो जैसे कहीं गायब ही हो गए थे। मुझे लगा कि दुल्हा मेरे साथ आकर थोड़ी देर बैठेगा, कुछ बातें करेगा। मैं भी दुल्हन के जोड़े में वही बैठी रही कि कब मेरा दूल्हा आएगा और मुझसे प्यार भरी कुछ बातें करेगा। तभी दरवाजे के दूसरी तरफ से कुछ आवाज आई और फिर कुछ देर बाद मेरा पति विशु अंदर आया और वो सीधा बाथरूम में चला गया और सीधा कपड़े चेंज करके आया और मुझसे कहा तुम भी चेंज कर लो, और मुझे एक पेपर दिया कि इसमें मेरे वहाँ का नंबर है, मेरी फ्लाइट को देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ, तुमसे फ़ोन पर बात होगी। ये कहकर विशु चला गया। न उससे मेरी बात हुई और ना ही उसने एक नज़र मेरी तरफ देखा। कुछ देर तो मैं वहीं बैठी रही। मैं तो सोच रही थी कि वो कमरे में आएगा और मेरा घूंघट उठाएगा, मुझे मुंह दिखाई देगा, मुझसे प्यार भरी बातें करेगा, जिसके लिए मैं तरसी हुई थी। फिर मुझे होश आया कि वो तो चला गया है और मैं भी चेंज करने चली गई। मुझे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। अब तो मेरा मेकअप भी खराब होने लगा था। मेरा मेकअप मुझे बेकार लग रहा था। जिसके लिए मैं तैयार हुई थी वो तो मुझे देखे बगैर ही परदेश चला गया था। अपनी शादी का भारी भरकम जोड़ा अपनी गोद में रखकर उसे देखते हुए मैं सोचों में गुम थी कि तभी दरवाजे की कुंडी बजी और तभी मेरी सास अंदर आई और उनके हाथ में रजाई थी। उनके हाथों में रजाई देखकर तो मेरा सर चकराने लगा था। ये रजाई क्यों साथ लाई है, मैंने खुद से सवाल किया था। मेरी सास ने मुझे परेशानी में देखकर कहा, बेटा मैं आज से तुम्हारे कमरे में रहूंगी। तुम नई नवेली दुल्हन हो और ऊपर से घर में सिर्फ मैं और तुम ही रहते हैं और कोई नहीं है। कल को कोई ऊंच नीच ना हो जाए, कोई तुम्हारे बारे में कोई गलत बात ना कह दे, इसलिए हम साथ में ही रहेंगे, किसी को कुछ कहने का मौका नहीं मिलेगा। मैंने दिल में कहा, लोगों को क्या पता कि आप मेरे साथ हैं या अपने कमरे में, बस बात तो भरोसे की होती है। कहने को तो वो अब भी कह सकते हैं, मैं बस दिल में ही कह सकती थी। अपनी सास को तो मैं कह नहीं सकती थी। आज पहला दिन है, ऊपर से पति साथ नहीं, कुछ कह भी नहीं सकती थी। मेरी सास बेड के दूसरी साइड पर लेट गई और मैं तो मूर्ति बनकर वही खड़ी रही। सास के कहने पर मैं भी दूसरी साइड पर लेट गई। दिल तो बहुत बुरा हुआ। मेरी ये कैसी शादी है कि दूल्हे के बजाय उसकी माँ मेरे साथ सो रही है, वो भी शादी की पहली रात ही। थकान की वजह से मैं जल्द ही नींद की आगोश में चली गई। सुबह मेरी आंख सास की आवाज पर खुली, जो नाश्ता लिए मेरे सामने खड़ी थी। मैं जल्दी से उठकर बैठी। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। मुझे पता ही नहीं चला कि कब वो उठकर चली गई। मैंने शर्मिंदा होकर कहा, मम्मी जी मुझे उठा देती, मैं बना देती नाश्ता। तो मेरी सास मुस्कुराई और कहा, बेटा एक दिन की दुल्हन से कौन काम करवाता है, तुम नाश्ता करो और तैयार हो जाओ, तुम्हें देखने के लिए मोहल्ले की औरतें आएंगी। मैं मम्मी जी के कहने पर तैयार हो गई। फिर फिरोजी कलर का जोड़ा जिस पर गोल्डन काम किया हुआ था, मम्मी जी ने वो मुझे निकाल कर दिया। मैंने वो जोड़ा पहनकर हल्का सा मेकअप किया और आईने के सामने खड़ी खुद को देखने लगी। मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन मेरा दिल बहुत उदास था। मुझे ये तैयारी और ये खूबसूरती बेकार लग रही थी, क्योंकि मेरा पति मेरे पास ही नहीं था जो मुझे देखकर मेरी तारीफ करता। शुरू के दिन ही तो यादगार और खूबसूरत होते हैं, लेकिन मेरे ये दिन अपने पति के इंतजार में गुजर रहे थे। फिर मुझे याद आया कि कल रात को मेरे पति ने मुझे अपना नंबर दिया था। मैंने अपने गोल्डन पर्स से वो पेज निकाला और मोबाइल में सेव कर लिया। बैलेंस कम होने की वजह से मैं बस मैसेज ही भेज सकी। मेरी सास ने मुझे कहा, आओ मैं तुम्हें घर दिखा दूं, अब बस घर में मैं और तुम ही हो। हम बातें करते हुए हॉल में आए। हॉल में एक तस्वीर देखकर मैं वहीं रुक गई। मेरी तो जैसे धड़कनें ही रुक गई और मैंने अपनी सास से पूछा, मम्मी जी ये कौन है? तो उन्होंने बताया कि ये मेरा बेटा है जिसे किसी ने मार डाला। सर्दी में भी मुझे पसीने आने लगे। मेरी सास ने मुझसे पूछा, बेटा क्या हुआ तुम्हें, पसीना क्यों आ रहा है? तो
तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी ठीक हूँ, बस मेकअप की वजह से पसीने आ रहे हैं। मुझे आदत नहीं है मेकअप की। मैं बात गुमा गई। पूरा दिन मेरा मेरी सास के साथ ही गुजरा। मेरे मायके से कोई भी तो नहीं आया, न भाई न भाभी। आते भी कैसे? भाभी तो मुझसे पहले ही जान छुड़ाने के चक्कर में थी। रात को मेरे मोबाइल पर मेरे पति विशु की कॉल आई हुई थी। विशु का नाम मोबाइल स्क्रीन पर देखकर मैं तो खुश हो गई। उनसे बात करके मैं बहुत खुश थी। मेरी सास ने नोट किया और पूछा कि लगता है बहू विशु से बात हुई है तुम्हारी। मैंने कहा आपको कैसे पता चला? उन्होंने कहा तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है, और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। मैंने सोचा कि मेरी सास आम सासुओं जैसी नहीं थी, पर जैसे जैसे दिन गुजरते गए मेरी सास रोज रात को सोने के लिए मेरे कमरे में आ जाती और मैं विशु से बात ना कर पाती। कभी तो वो मुझसे फोन लेकर घंटों घंटों खुद विशु से बात करती रहती। मैं बस उन दोनों की बातें सुनती रहती। अक्सर वो मुझे फोन काट कर ही देती। मैं खाना बनाकर अपनी सास को देने लगी तो देखा वो रो रही है। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ मम्मी? तो उन्होंने कहा कि मुझे अपने मरे हुए बेटे की याद आ रही है। मैं चुप हो गई तो मेरी सास ने कहा कि बेटा तुम्हारा दिल कितना नरम है। जब भी मैं अपने मरे हुए बेटे की बात करती हूँ तो तुम बहुत ही उदास हो जाती हो। फिर वो अपने बेटे की बातें करने लगी। कहा कि मेरे बेटे की मौत की जिम्मेदार कोई लड़की है। मैं घबरा गई। लड़की? मेरी आवाज लड़खड़ा गई। आप जानती हैं उस लड़की को? तो मेरी सास ने कहा नहीं बेटा, अगर जानती होती तो मैं उस लड़की को अब तक मार ना देती जिसने मेरे जवान खूबसूरत बेटे को मुझसे छीना है। वो भी कभी खुश नहीं रहेगी। मुझसे वहां बैठा नहीं गया और मैं वहां से काम का बहाना बनाकर चली गई। रात को विशु की कॉल आई तो मेरी सास ने फोन उठाया और फिर उनसे बात करके फोन काट दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया तो मैंने सोचा सास को डराकर कमरे से निकाल दूं ताकि वो दोबारा मेरे कमरे में ना आए। अचानक आधी रात को मैंने सांप सांप चिल्लाना शुरू कर दिया और कमरे की लाइट ऑन की। फिर मैंने अपनी सास की तरफ देखा तो ये देखकर मेरी तो जैसे आत्मा ही शरीर से निकल गई, क्योंकि सास तो बिस्तर पर है ही नहीं थी। सास की जगह बिस्तर पर तो कोई और था। वो जो मेरे बिस्तर पर था वो तो विशाल था, मेरी सास का मरा हुआ बेटा। मैं चीखते चिल्लाते हुए कमरे से बाहर चली गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं डर के मारे थोड़ी देर के बाद बेहोश हो गई। जब मैं होश में आई तो मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और मेरी सास मेरे पास बैठी हुई थी। मेरे होश में आते ही उन्होंने मुझसे पूछा, बहू क्या हुआ, तुम यूं चिल्लाते हुए बेहोश क्यों हो गई? मैंने कहा वो मेरे कमरे में कोई था। तो उन्होंने कहा कमरे में तो कोई भी नहीं था। तो मैंने कहा वहाँ वो, उनके बेटे का नाम लेते लेते मैं चुप हो गई। तो उन्होंने कहा बहू तूने कोई सपना देख लिया होगा, मैं तो तुम्हारे पास ही थी। प्यास लगी तो देखा पानी नहीं है तो पानी लेने चली गई थी और तुम चिल्लाना शुरू हो गई। तुम डरो मत, कोई सपना देख लिया होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्या वाकई मैंने सपना देखा? हाँ ये मेरा वहम ही होगा। वो तो मर चुका था, वो यहाँ कैसे आ सकता है? सुबह मुझे उठने में देर हो गई और मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। जैसे ही मैं बाहर हॉल में गई, पूरा हॉल गुब्बारों से सजा हुआ था। रंग बिरंगी झंडियां लगी हुई थी। मैं सोचने लगी कि ये सब क्या है। मेरी सास भी घर में कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने चूल्हे पर चाय का पानी रखा और फ्रिज से आटा उठाकर मैं अपने लिए नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता बनाकर मैं हॉल में आई और फिर नाश्ता करने लगी तो मेरी सास आ गई और उनके हाथ में कुछ शॉपिंग बैग्स थे। मैंने उनसे पूछा, मम्मी जी ये सब क्या है? तो मेरी सास ने बताया कि बेटा आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा विशु का जन्मदिन है? उन्होंने जवाब में कहा। नहीं बहू, विशाल का जन्मदिन है। मैं जो चाय पी रही थी वो मेरे गले में अटक गई और मैं खांसने लगी। बहू तुम भी क्या सोच रही होगी कि मेरी सास पागल हो गई है, मरे हुए बेटे का जन्मदिन मना रही है। दरअसल बहू ये सब मैं अपने दिल को संभालने के लिए करती हूँ। मैं अपने आप को ये दिलासा देती हूँ कि वो जिंदा है, मेरे साथ है। अगर मैं ये सोचती हूँ कि वो अब इस दुनिया में नहीं है तो मेरे लिए जीना मुश्किल हो जाता है। और फिर उन्होंने मुझे केक दिया और कहा कि ये फ्रिज में रख कर आओ। मैं जैसे ही किचन में गई तो वहां विशाल खड़ा था। तुम यहाँ कैसे? तुम तो मर चुके हो। वो मेरे पास आने लगा और मैं वहां से भागने लगी। फिर मेरी सास एकदम से मेरे पीछे आई तो मैं उन्हें बताना चाहती थी, लेकिन मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा था। मेरे शब्द मेरा साथ नहीं दे रहे थे। ओह वो आपका बेटा विशाल वहां खड़ा है। तो मेरी सास ने कहा, कहाँ? यहाँ तो कोई भी नहीं है।
मेरी सास ने कहा, बहू लगता है तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। फिर आए दिन मेरे साथ ऐसा ही होता रहा। उस व्यक्ति ने ना मुझे अपनी जिंदगी में सुकून से रहने दिया और ना मरने के बाद। अब भी कभी उसकी आवाज आती तो कभी खुद नजर आता। मैं अपनी सास को कहती कि वहां कोई है, तो उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। क्या ये वाकई मेरा वहम है या मैं पागल हो रही हूँ? जैसे जैसे दिन गुजरते गए मेरी हालत खराब होती गई। मैं अपने पति को फोन करती और कहती कि आप यहाँ आ जाओ या मुझे वहां बुला लो, तो वो बस यही कहता कि मुझे टाइम लगेगा, कुछ दिन बाद मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। मैं क्या बताती अपने पति को, मुझे तो यही डर था कि ये लोग मुझे पागल ही ना समझकर छोड़ दें। कौन दिमागी मरीज के साथ गुजारा करता है? मेरा दिल करता था कि मैं इस घर से भाग जाऊं, जहां उस आदमी की इतनी बड़ी तस्वीर लगी हुई है और अक्सर घूम फिर कर मेरी सास मुझसे उसके बारे में ही बात करती है। वो सुबह शाम मेरे दिमाग पर सवार रहता है और एक पल के लिए अगर मैं उसे भूल जाती हूँ तो उसका भूत मुझे नजर आ जाता है। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मेरा मायका तो बस नाम का ही था। उन 2 महीने में मेरे मायके से किसी ने मुड़कर मेरी खबर ही नहीं ली। मैंने भी सोचा था शादी के बाद अपने घर के सुख देखूंगी, जहां बात बात पर सर पर पड़े बोझ के ताने न मिले। पर ऐसा लगता है सुख, सुकून और खुशियां तो मेरे नसीब में ही नहीं है। मैंने विशु से बहुत जिद की, प्लीज मुझे अपने पास बुला ले, तो वो बात को टाल जाते कि तुम यहाँ क्या करोगी, यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। मैं उनसे कह ना पाती कि यहाँ रहना कौन सा आसान है। अब ये इंतजार और भी बढ़ता जा रहा था। आखिरकार वो दिन भी आ गया। विशु घर आ गए और उन्हें देखकर मैं रोने लगी तो विशु कहने लगे, ऐसे वेलकम कौन करता है अपने पति का। लेकिन मेरी बर्दाश्त अब खत्म हो गई थी और मैं बस पागलों की तरह रोए जा रही थी। तो विशु अपनी माँ की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे। उनकी मम्मी भी चुप थी। विशु भी कहने लगे, आरोही अब बताओ भी क्या हुआ है। वो जो आपका भाई है ना विशाल, वो मुझे हर जगह नजर आता है। मैं पागल नहीं हूँ, ना ही किसी सपने की बात कर रही हूँ, वो सच में मुझे नजर आता है। विशु ने अपनी मम्मी की तरफ देखा और कहा, ये क्या कह रही हो तुम? तो मैं चीखने लगी। अब आप भी मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। जब आपका भाई जिंदा था तब भी हर रोज मुझे तकलीफ देता था। स्कूल के दिनों से लेकर रोज रास्ते में मुझे अकेली देखकर मेरा पीछा करता, हाथ पकड़ता, बहुत अजीब से शब्द इस्तेमाल करता। स्कूल से वो आते जाते मेरी कमजोरी का फायदा उठाता था। कभी मेरा दुपट्टा खींचता, मैं किसी को बता ना पाती थी। 9वीं और 10वीं क्लास के लिए पूरे 2 साल मैंने बहुत ही दर्द में डर डर के गुजारे हैं। मेरा कोई नहीं था जिससे मैं शेयर कर सकती। घर में बस भाई और भाभी ही है। भाभी की कभी मुझसे नहीं बनी। अगर मैं उन्हें बताती तो उल्टा वो मुझ पर ही इल्जाम लगाकर मुझे भाई से पिटवा देती। जिस दिन स्कूल का आखिरी दिन था उस दिन वो मेरे आगे आ गया और मुझे तंग करने लगा। तो मैंने अपने बचाव के लिए वहां जमीन से पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंका, जो उसके सर पर लगा और खून बहने लगा। शायद इसी वजह से उसकी जान चली गई। अब मैं जानती हूँ कि आप और मम्मी जी इस बात के बाद मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। मेरी सास गुस्से से मेरी तरफ देखने लगी। मैं जान गई कि अब इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। शाम तक मैं कमरे से बाहर नहीं निकली और ना ही कोई मेरे पास आया। रात को जब विशु कमरे में आए तो वो अकेले नहीं थे। उन्हें देखकर मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये मेरा वहम है या मैं दिमागी मरीज बन गई हूँ। अगर ये सच है तो ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा था? मैं वहां खड़ी पागलों की तरह दोनों को देख रही थी और मेरी सास भी उनके पीछे कमरे में आई। मैंने उनकी तरफ देखा, वो मेरी तरफ नहीं देख रही थी। कुछ तो समझ रही थी कि इस सब में मेरी सास भी शामिल है और इस बात पर यकीन करना मेरे लिए हद से ज्यादा मुश्किल था। मेरी सास इतनी खतरनाक हो सकती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने विशु से कहा कि ये तो, विशु ने कहा, हाँ ये जिंदा है और इसके साथ इस खेल में मेरी मम्मी भी शामिल है। मैं जिनके पास अपनी पत्नी को अमानत के तौर पर छोड़कर गया था, जिनके लिए मैं परदेश में अपनों से दूर रहता था, उनको एक अच्छा घर रहने को मिले। मैं वहां भूखा प्यासा रहता। कभी कभी तो मैं सिर्फ ब्रेड से गुजारा करता था कि मेरी माँ और मेरे भाई अच्छा खाना खाए। मैंने आप दोनों की जिम्मेदारी उठाई, लेकिन आप दोनों से मेरी पत्नी का ख्याल न रखा गया। मम्मी आप तो ऐसी नहीं थी, आपने ऐसा क्यों किया? मैं और विशु मम्मी की तरफ देख रहे थे और विशु उनसे पूछ रहा था। तब मैंने उनसे कहा, मम्मी जी मैंने आपको इज्जत दी और आपने इसके साथ मिलकर मुझे ये सब दिया। आपने इसका साथ क्यों दिया? आपने इसके साथ ऐसा क्यों किया? तो मेरी सास ने कहा, औलाद की मोहब्बत में मैंने ये सब किया। विशाल ने मुझे कहा कि इस लड़की ने इससे प्यार मोहब्बत के वादे किए, साथ निभाने की कस्में खाई और फिर इसे यूं धोखा देकर तुमसे शादी कर ली।
क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है। मुझे रो रो कर विशाल ने अपनी दास्तान सुनाई थी और मुझे कहा कि मैं अब जीना नहीं चाहता, मैं अपने आप को मार दूंगा। मैं उसे अपनी भाभी के रूप में नहीं देख सकता जिससे मैंने सच्चे दिल से मोहब्बत की। अब मैं उसे अपनी भाभी कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। मैं अपने बेटे को इस तरह दुखी नहीं देख पाई और मैंने उसे कहा कि मैं उसे अभी विशु से कहकर तलाक दिलवाती हूँ। तो मुझे उसने रोक लिया कि ऐसे तो ये फिर किसी और को फंसा लेगी। मैं उससे अब इस बात का बदला लूंगी। और ये सब करने को मुझे विशाल ने कहा। सच पूछो तो बेटा, मुझे तो अब भी पता नहीं चल रहा है कि इन दोनों में से सच कौन कह रहा है। और मेरी सास की बात सुनकर तो मेरे दिल में भी डर बैठ गया कि ये तो अब मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे और मेरे पास अपनी सच्चाई का तो कोई सबूत भी नहीं है। मेरा भगवान ही जानता है मेरे दिल का हाल। तभी एकदम विशाल भी बोल पड़ा, भाई ये लड़की झूठ बोल रही है। 2 साल तक इसने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाए रखा था। इसने मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। अपने भाई भाभी के जुल्म के झूठे फसाने सुनाकर मुझसे हमदर्दियां लेती रही। कितनी बार मैंने इसे बहुत सारे पैसे भी दिए जो आप मुझे कारोबार के लिए देते थे, वो सब मैंने इस पर लुटा दिए। मैं इसके प्यार में अंधा हो गया था। मुझे मेरे दोस्त कई बार समझा चुके थे ये लड़की धोखेबाज है, इस लड़की से दूर रहो। मुझे तो बस आरोही ही सच्ची लगती थी। और फिर वो मेरी तरफ देखकर कहने लगा कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, नीच औरत। विशु विशाल की बात सुनकर वहां से उठा और गुस्से में चिल्लाता हुआ चला गया। और पूरी रात विशु कमरे में न आए और मैं रोती रही, ऊपर वाले से प्रार्थना करती रही, हे भगवान मेरी मदद कर। पूरी रात ना विशु और ना मेरी सास मेरे पास आई। सुबह होते ही विशु कमरे में आए और उन्होंने मुझसे कहा कि अपना सामान उठाओ और चलो। मैं भी उनके पीछे चल पड़ी। मैं जानती थी कि मैं लाख वजह दे दूंगी, लाख सफाइयां दे दूंगी, मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। मेरी सजा तो तय थी, मैंने भी उसे स्वीकार कर ली। बस उनके पीछे मैं भी चल दी। मैंने विशु से कोई सवाल नहीं किया कि कहाँ जाना है या क्यों मुझे छोड़ रहे हो। एक बार तो मुझ पर भरोसा कर लो। लेकिन नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। विशु मुझे मेरे मायके छोड़ आया। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान थी कि मैं अपने भाई और भाभी से क्या कहूंगी, कैसे भाभी के ताने बर्दाश्त करूंगी। भाभी तो ना आओ देखेगी ना ताओ, और वो भी उन सब की तरह मुझे ही बदनाम करेगी। और मेरा भाई वो तो शुरू से ही पत्नी का गुलाम है। भाभी को देखकर मेरी तो सांसें ही बंद हो गई और मेरी भाभी मेरे पास आई, मुझसे अच्छे से मिली। भाभी का यूं अच्छा रवैया मुझे हैरत के समंदर में छोड़ गया। उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि क्यों आई हो, ये सामान साथ में क्यों लाई हो, कोई शोर शराबा नहीं किया, बल्कि उनका रवैया अब मेरे साथ काफी बेहतर था। शायद वो समझ रही थी कि मैं कुछ दिनों के लिए आई हूँ। उन्हें क्या पता कि अब तो मैं उनके सर पर हमेशा के लिए रहूंगी। मैंने भी उनको कुछ नहीं बताया, क्योंकि ये कुछ पल जो सुकून के मुझे मिल रहे थे मैं उनको खोना नहीं चाहती थी। भाभी ने मुझसे कहा कि तुम बैठो, मैं खाना बनाती हूँ, तुम्हारे भाई आते ही होंगे। मैंने उससे कहा मैं आपकी मदद कर देती हूँ। हैरत का झटका तो मुझे तब लगा जब उन्होंने कहा नहीं तुम रहने दो, मैं खुद ही बना देती हूँ, तुम आराम करो, तुम तो मेहमान हो, तुमसे क्यों खाना बनवाऊंगी। और मैं दिल ही दिल में कहती जा रही थी, मैं मेहमान नहीं बल्कि दोबारा बोझ बनकर आपके घर में आ गई हूँ। भाई आए तो वो भी मुझसे अच्छे से मिले, उनके चेहरे पर भी कोई नागवारी नजर नहीं आई। हैरानी तो मुझे तब हुई जब भाभी ने खुद प्लेट भर के खाना मेरे आगे रखा। भाई भाभी मुझे इज्जत और प्यार दे रहे थे। भाई भाभी मुझसे पूछ रहे थे कितनी खामोश क्यों हो। हालांकि मैं भाभी के आगे बोलती ही कब थी। सब अच्छा जा रहा था और इस अच्छे के पीछे का राज भी मुझे उस वक्त पता चला जब विशु मुझे लेने आए। उस रात जब विशु पूरी रात कमरे में नहीं आए थे, उस रात वो मेरे भाई के घर आए थे और उन्हें कुछ पैसे दिए और कहा कुछ दिनों के लिए मेरी पत्नी को आपके घर छोड़ जाऊंगा, आप उसका ख्याल रखिएगा, उसे कुछ मत कहिएगा, मैं आऊंगा कुछ दिनों में। और आज विशु मुझे लेने आए थे। जब वो मुझे घर लाए तो मेरी सास और विशाल वहां मौजूद थे और विशाल मुझे देखकर आग बबूला हो गया और कहने लगा, भाई आप इससे अभी के अभी तलाक लेकर इससे छुटकारा हासिल करो। तभी विशु ने एक थप्पड़ विशाल के मुंह पर मारा और वो गाल पर हाथ रखकर विशु की तरफ देखता रह गया। विशु ने ऐसी बात की जिसे सुनकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। उसने कहा कि वो मेरा साथ देगा। विशु ने कहा कि मम्मी हमारी ही परवरिश में कमी रह गई है, जो मेरा भाई इस तरह लड़कियों की कमजोरी का फायदा उठाता रहा। हमने इसे अच्छी तरह पढ़ा तो दिया, लेकिन इसकी अच्छी परवरिश नहीं कर पाए, इसे एक अच्छा इंसान नहीं बना पाए, जो कमजोरों पर जुल्म करता रहा, अपनी ताकत का गलत फायदा उठाता रहा। इसने अपनी गुजरी हुई गलतियों से भी कुछ नहीं सीखा। इस सारे किस्से से मैंने सबक सीख लिया है
कि मेरी औलाद होगी तो उसे अच्छी पढ़ाई के साथ साथ मैं उसकी अच्छी परवरिश भी करूंगा। एक अच्छा इंसान पूरे समाज के लिए बेहतरीन साबित होता है। आरोही, मैं तुमसे अपने भाई के किए की माफी मांगता हूँ। जो तुम्हारे साथ हुआ मैं उसे मिटा तो नहीं सकता, लेकिन वादा करता हूँ कि आने वाले हर पल में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और उसने कहा कि मैंने आरोही के लिए अलग घर लिया है। मम्मी, आपकी मर्जी है, आप हमारे साथ रहे या यहाँ रहे। और रही बात विशाल की, वो तो मेरा भाई है, मुझे बहुत प्यारा है, लेकिन अब मैं उसके साथ नहीं रह सकता। मुझे अपनी पत्नी को तुम्हारे साथ रहकर मुश्किल में नहीं डालना। अलग घर मेरी पत्नी का हक है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।